खासपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आलू बेचने वाला विवेक रहता था। वो अपने बेटे राजू के साथ रहता था, जो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहा करता था। विवेक के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो आलू उगाया करता था। रोज सुबह विवेक अपनी टोकरी में आलू रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। आलू ले लो, आलू, ताजा आलू। हे ऊपर वाले, आज एक भी आलू नहीं बिका। राजू के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। विवेक, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई आलू नहीं बिका क्या? मैं तो कहता हूँ ये धंधा छोड़कर सेठ के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं महेश सेठ, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात, तो महेश सेठ, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे आलू उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आलू उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी पत्नी की मृत्यु ना होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ महेश सेठ, वो तो है, पर क्या करूं, राजू की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरे आलू बिक रहे हैं कि उसके लिए दवाइयाँ ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयाँ लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारे आलू बिक जाएंगे। विवेक आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। विवेक भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी रो रही है, मम्मा आलू की टिक्की बना कर दो। मुझे 100 रुपए के आलू दे दो ताकि मैं अपनी बेटी को आलू की टिक्की बना कर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। विवेक ने उसे आलू दे दिए और आगे बढ़ गया। ऐसे ही विवेक घर घर जाकर आलू बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। विवेक सोचता है, आलू तो काफी बिक गए हैं और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर राजू के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। विवेक दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपने बेटे राजू की ओर देखा, जो उदास सा बैठा हुआ था। बेटा देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटा, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटे ने विवेक की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर विवेक मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत बढ़ाने लगा। बेटा, कल से तुम्हें हर दिन ये दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है ये मैं जानता हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता बेटा सो गए। रोज सुबह विवेक खेत पर जाता, टोकरी भरकर आलू तोड़ता और फिर गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब विवेक आलू बेचने के लिए गया हुआ था, तब उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर गुजर रहा था। भेड़ों ने आलू देखे और विवेक के खेत की तरफ दौड़ पड़ी। चरवाहे ने भेड़ों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। कुछ ही देर में सारा खेत साफ हो गया। चरवाहा भेड़ें लेकर वहां से चला गया। विवेक की कमाई का एकमात्र जरिया उसका खेत था, जो तबाह हो चुका था, और विवेक को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। अब आलू अच्छी बिक रही है, मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपने बेटे को एक लाल रंग के प्यारे से कपड़े ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नए कपड़े नहीं दिए हैं, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे कपड़े ले दूंगा। अगले दिन सुबह विवेक जब आलू तोड़ने खेत पहुंचा, तो खेत देखते ही उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारे आलू कहाँ गए? ये तो पूरा खेत खाली है। करीब जाकर देखा तो पता चला कि सारे आलू खा लिए गए थे। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? विवेक बहुत मायूस हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास मन से घर वापस आया और अपने बेटे के पास बैठ गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप आलू बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है? स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है।
पता नहीं कौन मेरे सारे आलू खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में आलू लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि जब तक नए आलू नहीं उगते, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम कर लें। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। महेश सेठ मुझे पहले से ही काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ गोपाल के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ जब तक नए आलू नहीं उगते। ठीक है बेटा, मैं अब जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मजबूर होकर विवेक अपने गांव के सेठ प्रकाश सेठ के पास काम की तलाश में गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूँगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ विवेक, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत ख़राब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की ज़रूरत थी, जो कि कल ही आ गया है। अब मुझे किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए। दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूँगा। अरे विवेक, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें जाओ। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन उन्होंने कोई काम देने से मना कर दिया। विवेक गांव के और लोगों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी काम नहीं मिला। विवेक सोचता है, अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरा बीमार बेटा घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं। शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपने बेटे के लिए दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। वो रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटा, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है? दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी, रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर में डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटा, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। विवेक ये कहकर रात में ही दवाई लेने चला गया। ए ऊपर वाले, अब ये आलू जल्दी से जल्दी उग जाएं, ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। जब विवेक दवाई लेकर घर आया तो उसने देखा कि राजू जमीन पर बेहोश गिरा हुआ था। विवेक घबरा गया। उसने जल्दी से राजू को चारपाई पर लिटाया और पानी छिड़का। बेटा उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर बाद राजू ने आंखें खोली। विवेक समझ चुका था कि एक दिन दवा ना लेने की वजह से उसके बेटे की हालत बिगड़ गई थी। मुझे जैसे भी करके अपने बेटे के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। मजबूरन विवेक अपने दोस्त संजय के पास गया, जो दूसरे गांव के जमींदार सेठ गोपाल का नौकर था। सेठ गोपाल लोगों को सूद पर पैसे दिया करते थे। संजय भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे बेटे के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। विवेक, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वो सूद भी बहुत ज़्यादा लेता है।
अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। संजय भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में आलू लगा दिए हैं। जैसे ही वे उगेंगे मैं सारे आलू बेचकर पैसे लौटा दूंगा। संजय विवेक को अपने मालिक के पास ले गया। मालिक, ये विवेक है। ये मेरे गांव में आलू बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 रुपए वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूँ। चलो 40,000 रुपए दे देना। इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। सेठ गोपाल ने विवेक को पैसे दे दिए। पैसे लेकर विवेक बहुत खुश हुआ। चलो, अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो राजू के लिए दवा लेता हूँ, उसके बाद काम का पता करता हूँ। 2 महीने में आलू फिर से उग जाएंगे। मैं इस बार ज्यादा आलू लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और संजय भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए दवा लेनी है। विवेक तुरंत हकीम के पास गया, दवा ली और घर आकर राजू को दवा दी। रात हो चुकी थी, दोनों सो गए। अगले कुछ दिन विवेक ने फिर से खेत में मेहनत की, लेकिन फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे खेत पर कोई जादू हो गया हो। पिताजी, आलू उगे या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटा, 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, आलू लगाए, लेकिन वो भी नहीं उग रहे। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। आलू उगने का नाम ही नहीं ले रहे। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। इसी वजह से ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। बेटा, पता नहीं ऊपर वाला और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूँ कि आलू उगना शुरू हुए हैं या नहीं। टूट सा गया विवेक। एक दिन खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगा। हे ऊपर वाले, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरा बीमार बेटा है। मेरे सिर पर 40,000 रुपए का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाले, मुझ पर दया करो। उसी समय वहाँ से एक साधु महाराज गुजरे। क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है ऊपर वाले से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। विवेक को रोता देखकर उन्होंने पूरी बात सुनी। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो। ऐसे इंसान ऊपर वाले को बहुत पसंद होते हैं। जाते समय साधु महाराज ने अपने पानी का एक घूंट विवेक के खेत में छिड़क दिया और चले गए। विवेक चुपचाप वहीं बैठा रहा। रात को फिर वो घर वापस चला गया। अब विवेक ने जो कर्ज लिया था उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। विवेक अंदर से टूट चुका था। उसके बेटे ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटा कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। जब सुबह हुई तो विवेक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं संजय के पास जाता हूँ। उसके घर से तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। संजय का घर विवेक के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में विवेक का खेत भी पड़ता था। जाते हुए विवेक ने खेत में एक चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं? पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता आलू उगना शुरू हो जाए। राजू को बताऊंगा तो वो भी खुश होगा। विवेक खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वो देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकल आया था जिसके ऊपर आलू लगे हुए थे। विवेक को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। आलू तो जमीन में उगते हैं, फिर ये पौधे के ऊपर कैसे आ गए? और एक ही रात में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 आलू लगे हुए थे। चलो ऐसा करता हूँ, ये 2 आलू ले जाता हूँ। एक राजू खा लेगा और एक मैं।
ना मैंने कल रात से कुछ खाया है, ना ही राजू ने। चलो ये आलू खाकर गुजारा हो जाएगा। संजय भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। जैसे ही विवेक ने आलू तोड़े, उनकी जगह नए आलू आ गए। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये आलू पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये आलू तोड़ दिए तो उनकी जगह फिर से आ गए। विवेक समझ गया ये साधु महाराज का चमत्कार था। वो खुशी खुशी आलू लेकर घर आ गया। पिताजी, आप तो संजय भाई के घर खाना लेने जा रहे थे ना, फिर ये आलू कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटा, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई आलू का पौधा लगा है जिस पर 2 आलू थे। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से आलू आ गए। विवेक ने राजू को सारी बात बता दी कि कैसे वो साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटा, तुम ये आलू खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूँ। आज मैं टोकरी भरकर आलू बेचकर आऊंगा। विवेक खेत की ओर गया। उसने आलू तोड़े, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दिए। विवेक की किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया था। वो खुशी से झूम रहा था और ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा था। सारे आलू बेचकर जब वो रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसका बेटा जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रहा था, जिसका इलाज वो बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टरों के पास करवा चुका था, लेकिन जो कभी ठीक नहीं हुआ था, वो अब पूरी तरह स्वस्थ था। विवेक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दरवाजे पर ठिठक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गए? सुबह तो अभी तुम बीमार थे। जब मैंने आलू खाए तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। विवेक बहुत खुश हुआ। उसने इसे एक चमत्कार समझा और माना कि ऊपर वाले ने राजू को ठीक कर दिया। अब पहले की तरह विवेक खेत में जाता, आलू की टोकरी भर कर लाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त संजय उससे मिला। बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है। अगर आलू नहीं उगते तो फिर अब ये आलू कहाँ से लेके आ रहे हो? और दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये ऊपर वाले की तरफ से खुशकिस्मती का वरदान लगता है। हाँ संजय भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई आलू का पौधा लगा है। उसी से मैं आलू लाता हूँ। उसके आलू कभी खत्म ही नहीं होते। मैंने अपने बेटे को वही आलू खिलाए थे तो मेरा बेटा भी ठीक हो गया। ये सब ऊपर वाले का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो विवेक? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूँ तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में आलू उग गए होंगे। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो संजय भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूँ। चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई आलू का पौधा। विवेक संजय को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। संजय चला गया। विवेक कुछ देर वहां खड़ा रहा। रात को वापसी पर विवेक फिर से पौधा देखने खेत पर आया, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। विवेक बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाला उससे नाराज हो गया है। वो अपने घर चला गया, अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को विवेक को सपने में वही साधु आए। बेटा, वो पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वो पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। ये बात रहस्य रखना, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से आलू तोड़ कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को ना देख सकेगा, ना आलू तोड़ सकेगा। दूसरी बात, वो आलू जो तुम तोड़ते हो आम आलू नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। ये सुनकर विवेक की अचानक आंख खुल गई। वो सारी बात समझ चुका था। वो तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। विवेक ने टोकरी भरकर आलू तोड़े और घर ले आया। पिताजी, ये आलू यहाँ कहाँ से आ गए? क्या आप रात को इन्हें तोड़ कर लाए थे? हाँ बेटा, अब से मैं रात को आलू तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। विवेक ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए।
एक दिन जब विवेक आलू बेचकर घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। घर के बाहर भीड़ देखकर विवेक भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? सुरेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका अंतिम समय चल रहा है। ये सुनते ही विवेक को तुरंत अपने बेटे राजू की याद आ गई। उसके पास एक आलू बचा हुआ था। उसने तुरंत जाकर वो आलू सुरेश को खिला दिया। विवेक, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका अंतिम समय चल रहा है और तुम उन्हें ये आलू खिला रहे हो? अरे अमित भाई, ये कोई आम आलू नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। विवेक का आलू खिलाते ही 10 मिनट बाद सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर विवेक अपने घर वापस आ गया। अब विवेक के आलू की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई विवेक से आलू लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, विवेक जो आलू बेचता है वो तो जादुई आलू है। अगर कोई बीमार आदमी उसे खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज विवेक से आलू लेकर आऊंगा ना और अपने बेटे को खिलाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार सेठ गोपाल संजय को साथ लेकर विवेक के घर आ गया। विवेक, बाहर आओ। 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। विवेक बाहर आया। विवेक के पास अभी 40,000 रुपए पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 25,000 रुपए थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद अपने पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 25,000 हैं, 40,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय दे दें। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर पैसे देकर, अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन संजय की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 25,000 रुपए दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। विवेक ने 25,000 रुपए तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने विवेक को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। विवेक बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा आलू बेचने शुरू कर दिए। अब विवेक के आलू की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। विवेक को गांव में आलू बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद विवेक से आलू लेने उसके घर आ जाते। विवेक देर तक सारे आलू लाता और बेच देता। तब जाकर वो बाकी के पैसों का इंतजाम कर सका। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। विद्या, क्या हुआ? तुम होश में हो? विद्या, उठो। विद्या। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, आपकी पत्नी के सिर में रसौली है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और ये ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता। आपको कनाडा जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो आलू विवेक बेचता है वे जादुई आलू हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वे आलू खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था, लेकिन विवेक के आलू पूरे गांव में मशहूर हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वे आलू खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ विवेक को बुला कर ले आओ। संजय तुरंत गया और विवेक को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने विवेक से आलू लेकर अपनी पत्नी को खिला दिए। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वो उठकर खड़ी हो गई। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हुआ और विवेक से बोला, विवेक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा सारा कर्ज माफ, और इसके साथ ही मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम भी दूंगा। विवेक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने जमींदार का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद विवेक और राजू ने कभी दुख नहीं देखा। वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और वो जादुई पौधा हमेशा विवेक की मदद करता रहा, जिससे वो ना सिर्फ अपना गुजारा करता रहा बल्कि गरीब और बीमार लोगों की मदद भी करता रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।